नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। टोक्यो में दिग्गजों का जमावड़ा लगने जा रहा है। पीएम मोदी 24 मई को जापान का रुख करेंगे। जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी 24 मई को जापान जाएंगे और इसी दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम फूमियो किशिदा से मुलाकात करेंगे और उनकी जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। बता दें कि क्वाड के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान सदस्य हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र और परस्पर हित के दूसरे विश्व मुद्दों पर विचार साझा करने का अच्छा अवसर होगा। बागची ने बताया कि अपने दौरे पर पीएम मोदी जापान बिजनेस लीडर्स के साथ एक बिजनेस इवेंट में हिस्सा लेंगे और वो जापान में भारतीय समुदाय से मिलेंगे और संबोधित भी करेंगे उन्हें। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। और ये बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू को झटका लगा है। सिद्धू को 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 1988 में पटियाला में पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। सिद्धू को 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। पार्किंग को लेकर जो ये विवाद हुआ था कई साल पहले, 1988 में पटियाला में पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद सिद्धू पर मारपीट का भी आरोप लगा था और अब सिद्धू को जेल की सजा सुनाई गई है। 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। तो क्या है पूरा मामला? 34 साल पुराना ये मामला है, जिस मामले में अब एक बार फिर से सजा सुनाई गई है। सिद्धू के खिलाफ रोड रेज का मामला दर्ज हुआ था, क्योंककि 2006 में इससे पहले भी उनको सजा सुनाई जा चुकी है। तो 1988 में पटियाला में पार्किंग को लेकर विवाद छिड़ा था। 65 साल के गुरनाम सिंह से मारपीट हुई थी, हाथापाई हुई थी और सिद्धू पर बुजुर्ग को मुक्का मारने का आरोप लगा था। झड़प के बाद बुजुर्ग की मौत भी हुई थी। 2006 में हाईकोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। और कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब देखिए, सुनील जाखड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जाकर बीजेपी की सदस्यता जेपी नड्डा ने उन्हें दिलाई है। बीजेपी में शामिल होने के बाद जाखड़ का बयान भी आया है। पुराना रिश्ता किसी वजह से टूटा। सुनील जाखड़ ने पीएम मोदी की तारीफ की और उन्होंने यह भी कहा कि सिद्धांतों से हट गई है कांग्रेस। पंजाब के लोगों ने बलिदान दिया, हमेशा जोड़ने का काम किया। कांग्रेस से काफी पुराना संबंध था। 14 मई को जाखड़ ने कांग्रेस को गुड लक और गुड बाय कह दिया था। तो कौन है सुनील जाखड़? पंजाब की राजनीति में सुनील जाखड़ किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पंजाब की सियासत का बड़ा हिंदू चेहरा रहे हैं सुनील जाखड़ और सिख चेहरों पर सुनील जाखड़ का राजनीतिक प्रभाव पर ही है और
इसके अलावा 2021 में मुख्यमंत्री बनने की रेस में भी सुनील जाखड़ का नाम था। 2022 के चुनाव में कांग्रेस को वापस सत्ता में लाने के लिए प्रचार कमेटी की कमान भी उन्होंने संभाली। पंजाब में नेता प्रतिपक्ष के साथ कांग्रेस अध्यक्ष की कमान भी संभाल चुके हैं जाखड़। सुनील जाखड़ पंजाब की अबोहर सीट से पहली बार 2002 में विधानसभा पहुंचे थे। 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में भी अबोहर सीट से विधायक रहे। 2017 में विनोद खन्ना के निधन के बाद खाली हुई गुरदासपुर लोकसभा सीट पर भी उन्होंने चुनाव लड़ा। गुरदासपुर सीट पर उपचुनाव में जीतकर सांसद भी चुने गए। बीजेपी के गढ़ को जीतने के बाद इस जीत ने जाखड़ के कद को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया था। 2019 में फिर से गुरदासपुर सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन सनी देओल से हार गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल में 2017 से 2021 तक कांग्रेस संगठन की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। पिता से उन्होंने राजनीति का पाठ सीखा। पंजाब की राजनीति में सुनील जाखड़ का कद मजबूत हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब, जो आपने मुझ जैसे व्यक्ति को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके साथ उनकी सहमति से मुझ जैसे व्यक्ति को आज अपनी पार्टी में शामिल होने का ये मौका दिया। काम नहीं होता। 50 साल का संबंध मेरा कांग्रेस से है। हमारी 3 पीढ़ियां कांग्रेस पार्टी में सन 1972 से लेकर आज 2022 तक हमने पार्टी को अपना परिवार समझ के अच्छे बुरे समय में साथ रहे। और मैं एक ऐसे सूबे से संबंध रखता हूं, एक ऐसे प्रांत से आता हूं जो गुरुओं, संतों, पीर, पैगंबरों की धरती मानी जाती है। अगर राष्ट्रीयता की बात, जैसे नड्डा साहब ने बार बार जिस बात को एम्फेसाइज किया है, आज अगर जहां देश की जरूरत राष्ट्रीयता की भावना की है, वहां अगर राष्ट्रीयता कहीं से चालू होती है, जिसे कहते हैं उर्स्प्रुंग, द बेसिक जेनेसिस राष्ट्रीयता। तो पहले हार्दिक पटेल और उसके बाद सुनील जाखड़, दोनों ने ही किस तरह से कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं सुनील जाखड़ और अब क्या हार्दिक की भी बारी है, क्योंकि पहले सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दिया कांग्रेस से। उन्होंने गुड लक गुड बाय बोला और लंबा वक्त दिया उन्होंने कांग्रेस को, और अब इसके बाद हार्दिक पटेल ने भी इस्तीफा दिया है। तो अब कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं। अचानक से बीजेपी के कसीदे भी पढ़ने लग गए हैं, तारीफों के पुल भी बांधने लग गए हैं हार्दिक पटेल। तो क्या अब बीजेपी का हार्दिक पटेल भी रुख करने वाले हैं, गुजरात के एक बड़े पाटीदार नेता? क्योंकि हार्दिक पटेल ने कहा है कि उन्होंने अपने 3 साल वेस्ट किए हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। किसानों के नेता, युवाओं के दिलों में जगह, एक ईमानदार छवि के साथ आपने कई जिम्मेवारियों पर काम किया है। आज मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि पंजाब में राष्ट्रवादी ताकतों का जो प्रथम स्थान है वो भारतीय जनता पार्टी ले रही है, और इसलिए आवश्यक होता है कि राष्ट्रवादी विचार रखने वाले सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के।
और ज्ञानवापी पर शफीकुर रहमान के जहरीले बोल देखे जा रहे हैं। इससे पहले भी हालांकि कई तरह के बयान दे चुके हैं शफीकुर रहमान बर्क, और एक बार फिर से उन्होंने अपने तीखे बयान दिए हैं। देश के मुसलमानों को तैयार रहने की बात कही है शफीकुर रहमान बर्क ने। तैयार रहे और अपने भविष्य के बारे में सोचे। मस्जिद सील हुई तो जाने कुर्बान हो जाएंगी। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की साजिश है। सरकार की ये नीति देश के खिलाफ है, ऐसे हम कतई सहन नहीं करेंगे। शफीकुर रहमान के ये बोल नजर आ रहे हैं और उन्होंने पहले भी कई तरह के विवादित बयान दिए हैं। तो सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क जो हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया है ज्ञानवापी मामले को लेकर। मस्जिद सील हुई तो हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी। सुनिए। मस्जिद है वो, और वाराणसी का ये पूरा मामला है। मस्जिद में शिवलिंग निकाला गया, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल झूठ है, गलत है, और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ये मुल्क के खिलाफ है। और मुसलमान भी हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। अगर मुसलमानों के साथ इस तरह की पॉलिसी बरती गई और ये जगह जगह जो इस किस्म की नफरत फैलाई जा रही है तो इससे मुल्क को नुकसान होगा, हमें ही नहीं मुल्क को भी। मीनार और ये ज्ञानवापी मस्जिद जो है तो आज की बनी हुई है, तो आज उसमें शिवलिंग निकल आया। ये बिल्कुल झूठे बातें हैं, झूठे प्रोपेगेंडे हैं, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा सांसद जी, और मैं सारे मुसलमानों से भी कहूंगा कि मुसलमान इस पर सरजोड़ कर बैठे और इसका अपने मुस्तकबिल के लिए और मुल्क के लिए सोचें। कोई मस्जिद की सीलिंग नहीं कर सकता, हमारी जाने खुद। और ये बड़ी खबर, यूपी विधानसभा में अब से पेपरलेस कार्यवाही होगी क्योंकि 23 मई से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां हो रही है। सीएम योगी ने ई विधान का लोकार्पण किया है और इस बार जो नजारा है विधानसभा का बदला बदल नजर आएगा। विधानसभा की गैलरी के सौंदर्यीकरण के कार्यों का लोकार्पण हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना इस दौरान मौजूद रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान मौजूद रहे। और हर विभाग में यूपी एडवांस हो रहा है। यूपी विधानसभा की समस्त कार्यवाही ऑनलाइन होगी। कल ई विधान का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। 11 बजे ओम बिरला ई विधान का उद्घाटन करेंगे। 21 मई को विधायकों की ट्रेनिंग होगी शुरू और पेपरलेस विधानसभा संचालन की ट्रेनिंग एक बार में 60 विधायकों को दी जाएगी। तो कुछ इस तरह से विधानसभा की कार्यवाही होगी। ई विधान का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। 11 बजे का समय इसके लिए निर्धारित किया गया है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधानसभा का बजट पेपरलेस होगा, इस बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। निश्चित रूप से देखिए, देश के लिए सौभाग्य की बात है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक ई विधान का एक कंसेप्ट दिया, उसमें उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है जिसने उसको लागू करने की। मेरे पास विधानसभा के जो असाइंड सीट्स हैं वो कम थी, जितने मेंबर्स हैं उन सीटों को बढ़ाना इसलिए आवश्यकता था क्योंकि उसके लिए हर सदस्य को एक डिवाइस देनी आवश्यक थी, जो हम लोगों ने टैबलेट उनको दिया था। तो पहले 379 सीट्स थे, 403 तो सदस्य हैं, लगभग 14-15 ऐसे माननीय मंत्री हैं जो हमारे विधानसभा के मेंबर्स नहीं हैं, काउंसिल से आते हैं। तो सबकी सीट बढ़ाने का काम, सबकी सीट के ऊपर टैबलेट उपलब्ध कराने का काम, सारे का सारा देखिए, सारा एजेंडा जो विधानसभा का होगा वो अब ऑनलाइन होगा। उसमें प्रश्न से संबंधित हैं, सारी नोटिस से संबंधित है, याचिका, जो भी पूरा उससे सिस्टम होगा।
और बजट महामहिम राज्यपाल जी का भी बजट उसमें होगा, बजट भाषण भी उसका भाषण उसमें होगा, बजट का भी भाषण उसमें होगा, राज्यपाल जी का भी जो स्पीच होगी वो भी उसी में होगी। तो ये सारा एक कम समय में करना एक चैलेंज था। मैं इस बात को कहता हूँ कि जैसे कोई यहाँ के माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के कोई भी सदस्य कहीं दूसरी विधानसभाओं में जब जाते तो देख कर आते कहते वो विधानसभा बहुत सुंदर बनी है, वो विधानसभा बहुत सुंदर बनी है। और जिस समय हमारी विधानसभा भी सुंदर होगी तो पूरे प्रदेश वालों के लिए गौरव की बात होगी। कहीं भी जाएंगे तो कहेंगे हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा, क्योंकि ये विधानसभा किसी एक व्यक्ति का ऑफिस नहीं है, एक सिस्टम है लगातार अनवरत चलने वाला। तो विधानसभा को भी सुंदर बनाने का 1-1.5 महीने के अंतर्गत जो प्रयास हो सकता था वो मैंने किया और काफी उसमें परिवर्तन भी है। तो मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा आम जनमानस तक अब अपने सारे माननीय सदस्य जो चुनकर उन तक पहुंच सकेगी, उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सकेगी। और जो जनता ने जिस हेतु हमारे को चुनकर भेजा है सभी सदस्यों को, जनता का एक ही इशू होता है जिनको चुनकर भेजी कि उनके विकास के काम हो, उनसे संबंधित उनकी सुरक्षा हो, उनका क्षेत्र डेवलपमेंट में और आगे बढ़े, उनका शहर आगे बढ़े और हम सब मिलकर हमारा प्रदेश आगे बढ़े, उस हेतु में काम। ये पूरी हाईटेक विधानसभा पेपरलेस हो जाएगी, लेकिन अभी कुछ जो माननीय सदस्य जो ट्रेनिंग होगी, देखिए कल माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला साहब इसका उद्घाटन करेंगे ये विधान का। परसों 2 बजे से सारे सदस्यों के लिए, सब माननीय मंत्री जी जितने भी सदस्य सबके लिए ट्रेनिंग भी परसों 2 बजे से होगी। तो अभी शुरू में हम हाइब्रिड रखेंगे ताकि किसी को आवश्यकता पड़े तो हार्ड कॉपी भी देंगे, लेकिन इस प्रयास होगा कि उसकी आवश्यकता कम पड़े, तभी सीखने को मिलेगा। अगर लगा और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अर्जी मंजूर हो चुकी है। कोर्ट ने टाइटल सूट पर परमिशन दे दी है। अब निचली अदालत में ये फैसला चलेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने जमीन विवाद पर सुनवाई की, अर्जी स्वीकार कर ली और अब इस विवाद पर निचली अदालत में केस चलेगा। जानकारी के मुताबिक इस मामले में अब निचली अदालत में सुनवाई होगी और बहस के बाद फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा याचिका में 1968 के जमीन समझौते को भी रद्द करने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि सिविल जज की अदालत से यह वाद 30 सितंबर 2020 को खारिज हुआ था। लोअर कोर्ट से खारिज होने के बाद जिला जज की अदालत में अपील की गई। साल 2020 से चल रही लंबी बहस और सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला आया है। जिला जज की अदालत ने श्री कृष्ण विराजमान की रिवीजन पिटीशन को स्वीकार कर लिया है। सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। आज अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और सक्षम अदालत में 2 हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रायल कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा। गौरतलब है कि 80 से ज्यादा मामलों में आजम खान पिछले 26 महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं और एक केस में जमानत लेते हुए तो दूसरा केस दायर हो जाता। इसके बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां मंगलवार को सुनवाई हुई थी। तो वहीं सपा ने ट्वीट किया है कि आजम खान साहब को अंतरिम जमानत अन्याय पर न्याय की जीत है। बीजेपी सरकार ने दमन की राजनीति करते हुए अनेकों झूठे मुकदमों में फंसाया। पूर्ण विश्वास है कि सभी मामलों में माननीय आजम खान साहब बाइज्जत बरी होंगे। संदेश यही है कि आखिर में सच की जीत ज़रूर होती है और सच्चाई की जीत हुई है। जाहिर है खुशियों का माहौल है। माननीय जो उच्च न्यायालय है उनके आदेश पे जो शत्रु संपत्ति यूनिवर्सिटी के अंदर है उस पर कब्जा लेने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं। तो उसके क्रम में ही हमारी तहसील प्रशासन की टीम और जो शत्रु संपत्ति के सर्वेयर हैं उनकी जो जॉइंट टीम एक बनाई गई है और वो जो वहाँ पे शत्रु संपत्ति अवस्थित है उसके लिए आज से पैमाइशी शुरू हुई है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि वो सारी जो कार्रवाई है और शत्रु संपत्ति राज्य सरकार में फिर से आ जाए तो उसको 30 जून तक कार्रवाई पूर्ण कराई जानी। तो उसी के तहत वो कार्रवाई की गई और जल्दी से जल्दी माननीय उच्च न्यायालय का। तो आजम खान को आखिर किस केस में जमानत मिली है? दरअसल स्कूल के गलत तरीके से एनओसी जारी कराने के मामले में ये जमानत मिली है और इस मामले में आजम की गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। 2020 में गलत तरीके से एनओसी लेने पर मुकदमा दर्ज हुआ था।
तो आजम खान के खिलाफ साल 2020 में मुकदमा दर्ज किया गया था। ये 89वां केस था आजम खान के खिलाफ, जिस मामले में अंतरिम जमानत मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो चार्जशीट दायर नहीं की गई थी, इसलिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। इस मामले में 3 लोगों पर चार्जशीट पहले ही दायर हो चुकी है। तो 3 लोगों को इसमें आरोपी बनाया जा चुका है। तो आजम खान का नाम इस केस में बाद में जोड़ा गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आपत्ति भी जताई गई थी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।